मैं डॉक्टर सचिन चित्तावा हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। तो आज एक फिल्मी गाना याद आ गया कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये कहीं ना कहीं बात हमारे मधुमेह के मरीजों पे भी लागू होती है कि प्रायः जब मरीज हमारे पास आते हैं तो अपनी शुगर के अलावा भी उनमें कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं कि साहब पेट भरा भरा लग रहा है, पेट में जलन होती है, मतली होती है, बहुत गैस की प्रॉब्लम है और कभी कभार तो उल्टी जैसा लगता है। तो सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि भाई आपको एसिडिटी की शिकायत है और आप दवा लेंगे आपको आराम हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं बात ये आ जाती है कि इन मरीजों को क्या मधुमेह के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मरीजों का हमेशा से कहना होता है कि जो मूलभूत बीमारी होती है अगर उसके बाद अगर कुछ और होता है तो वो हमेशा ही एक स्वाभाविक तौर पे कहते हैं कि इसी बीमारी के कारण हो रहा है। तो क्या ये एसिडिटी, अपच, गैस, उल्टी जैसा लगना, पेट का साफ ना होना, कभी कब्ज का होना या कभी दस्त का हो जाना, क्या मधुमेह से इसका कोई संबंध हो सकता है? देखिए, मधुमेह की धुरी जो है इलाज की वो यही है कि खाली पेट शुगर आप 100 के आसपास रखिए, भोजन के 2 घंटे के बाद 180 के अंदर रखिए और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखिए। ये परिस्थिति आपको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये प्राप्त नहीं करते हैं तो लंबे समय में जैसे आंखों के पर्दे में खराबी आती है, गुर्दे में खराबी आती है, पैरों के नसों में खराबी आती है, बड़ी नसों में भी खराबी आती है, वैसे ही एक खराबी आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। बड़ा भारी सा शब्द है। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब ये कौन सा नर्वस सिस्टम आपने बता दिया। देखिए, हमारे शरीर में अप्रत्यक्ष जो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, दिल की धड़कन चलती रहती है, आपको गुस्सा आता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आप खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको चक्कर नहीं आता और दिमाग को बराबर खून की सप्लाई होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, परिस्थिति के हिसाब से आपको पसीना आता है, कभी थरथराहट होती है, ये सारी चीज़ें नियंत्रित करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसके साथ साथ वो पेट, आपकी पेट की थैली जिसको हम स्टमक कहते हैं ना, उसके मूवमेंट्स को भी नियंत्रित करता है, अतड़ियों के आंतों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इनके भी जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट्स होते हैं, जो इनकी गतिविधि होती है चयापचय के दौरान, जो इनमें क्रियाएं होती हैं, वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। लंबे समय तक शुगर अच्छी नहीं होती तो क्या होता है दोस्तों, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी शिथिल पड़ने लगता है, इसके भी पेच ढीले होने लगते हैं। नट बोल्ट ढीले हो गए तो चू चू की आवाज़ तो आती ही है। तो वैसा ही होता है कि जैसे जैसे हम शुगर लंबे समय तक कंट्रोल नहीं करते और डिसऑटोनोमिया की बीमारी होने लगती है, तो ऐसे मरीजों में प्रायः पेट की थैली, जब जैसे मैंने भोजन लिया तो उसे 2-3-4 घंटे में पेट की थैली पूरी तरह से खाली हो जानी चाहिए। पर क्या होता है, वो खाना वहीं पेट की थैली में, स्टमक में ही रह जाता है। अगर स्टमक भरा हुआ है, खाना निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, आपको भारी भारी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है, अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी और कुछ खा लिया तो उल्टी जैसा लगेगा। फिर अगर छोटी आंत की मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार आपको ज़्यादा मूवमेंट हो जाएंगे तो दस्त होने लगते हैं, और कई बार मूवमेंट कम हो गए छोटी और बड़ी आंत में तो आपको कब्जियत की शिकायत हो जाएगी। इसके साथ साथ जब पेट भरा हुआ है, खाना पेट की थैली से नहीं निकल रहा, तो वो रिफ्लक्स होके ऊपर छलक के, भरा हुआ ग्लास होता है ना तो छलकता है, अगर भरे हुए ग्लास से पानी जैसा छलकता है, वैसे ही पेट की थैली अगर भरी हुई है तो वहां से एसिड और खाना छलकेगा जो खाने की नली में आएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा यहाँ कुछ फंस गया, मुंह में खट्टा पानी आने लगता है और आपको फिर मतली जैसी महसूस होती है, कई बार उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो ये परिस्थिति भी लंबे समय तक शुगर कंट्रोल ना करने के कारण हो सकती है। तो इसको कहते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। तो ये जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की बीमारी है, जब भी होती है तो हमें सबसे पहला जो केंद्र बिंदु होता है इलाज का, वो होता है आपका शुगर नियंत्रण। उस शुगर नियंत्रण के साथ साथ कुछ सिम्टम्स के हिसाब से हम आपको दवाइयाँ देते हैं तो आपका पेट अच्छा होने लगता है, और बहुत हद तक जिनका अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं उन मरीजों में ये समस्या चली भी जाती है। तो इतना कठिन नहीं है। फिर बात आती है कि मरीज बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आपकी दवाओं से भी तो कभी कभार ऐसा हो जाता है।
क्या यह सही है? क्या मधुमेह की दवा पेट खराब कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि दवा देने का उद्देश्य बड़ा साफ होता है कि शक्कर नियंत्रित करें और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, शुगर ना लो हो। ये हमारी प्राथमिक ज़रूरत होती है। पर क्या होता है, हर दवा का इफेक्ट है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी है। पर मॉडर्न मेडिसिन की खूबसूरती है मित्रों कि यहाँ सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि हाँ, इस दवा से ये हो सकता है और ऐसा होता है तो क्या करना है। तो हमारी एक दवा है जिसको हम पिछले 60 साल से दे रहे हैं और मैं कहूँगा कि ये सबसे लंबे समय तक निर्विवाद रूप से चलने वाली दवा है और जिसके बगैर मधुमेह टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज प्रायः नहीं होता, वो है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन एक बहुत ही चमत्कारी दवा है। इसको हम 500, 1000, 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। कई बार मरीज ये 1000 देख के भी घबरा जाता है। तो मरीजों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दवा की पोटेंसी होती है। कुछ दवा 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम में दी जाती है, तो कुछ 500, 1000, 2000 में दी जाती है। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या होता है कि मेटफॉर्मिन की दवा कई बार पेट में वही चीज करती है जैसे डिसऑटोनोमिया में होता है। पेट की जो थैली है, स्टमक, उसको खाली होने से रोकती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग या फिर कभी कभार आंतों में इरिटेशन करती है, जिससे मुंह में खट्टा पानी आता है, अपच होती है, पेट भरा भरा लगने लगता है, कुछ लोगों को उल्टी जैसा होने लगता है, कभी कभार कुछ लोगों को दस्त होने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। मेटफॉर्मिन की दवा के भी प्रकार होते हैं। एक सिंपल रिलीज वाला आता है और एक आता है सस्टेन रिलीज। तो इन दोनों ही प्रिपरेशन का हम लोग उपयोग करते हैं। किसी में सस्टेन रिलीज में, किसी में सिंपल, इसमें तकलीफें नहीं होती तो उनको उस तरह की दवा दी जाती है। धीरे धीरे इसका डोज प्रायः बढ़ाया जाता है। कई बार क्या होता है कि एकदम से 1000 मिलीग्राम दे दो तो मरीज सहन नहीं कर पाता। तो यह सारी चीजें, ये सारे निर्णय आपके डॉक्टर को करना है। और प्रायः जब भी हम मेटफॉर्मिन चालू करते हैं, थोड़ी सी खुदल बुदल आपके पेट में पहले 1 हफ्ते में होती ही है। पर यह मेटफॉर्मिन की दवा जीवन को सुंदर रंग भरने के लिए काफ़ी है और इसकी जो रंगत है ना, बहुत अभूतपूर्व है। ये केवल शुगर नहीं नियंत्रित करती, ये आपका थोड़ा बहुत वजन पे भी अंतर लाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है और बहुत से अन्य अंगों पे भी फायदा करती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से प्रकार के कैंसर में कैंसर रोधी दवा के तौर में भी मेटफॉर्मिन को आजकल दिया जा रहा है। तो है ना कमाल की बात। पर हाँ, अगर मेटफॉर्मिन लेने से आप चीज़ें सहन नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, परेशान हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इसमें किसी भी प्रकार से कोई गलत दवा देने का विषय नहीं है। ये तो एक सही भावना से किया गया प्रयास है। नहीं ठीक हो रहा है तो हम मेटफॉर्मिन बंद कर देते हैं, दूसरी दवा चालू करते हैं। क्या अन्य कोई और ऐसी दवा है जिससे पेट खराब हो सकता है? हाँ, हमारी एक दवा है जिसको वोग्लीबोस और मैग्लिटॉल, इस तरह के नाम से, एक कार्बोस, इस तरह के, ये मैं आपको ट्रेड नेम नहीं बता रहा, ये आपके जेनेरिक नेम्स हैं। जेनेरिक नेम अपन सोशल मीडिया में ले सकते हैं। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये दवा जैसे आपने भोजन के पहले लेना होता है, नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, रात के खाने के पहले। तो अरे, इसका काम है, यही होता है कि इसमें एक तरह का एंजाइम होता है जो कि आपके पेट की थैली में या आपकी अतड़ियों में, छोटी आंतों में खास तौर पे, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपका ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है ना, सक्रोज, फैट, इनका पहले ये कंबाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, छोटे छोटे टुकड़ों में, ये डबल कार्बोहाइड्रेट्स में, फिर सिंगल जैसे ग्लूकोज, इस तरह से टूट के आते हैं। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है कार्बोहाइड्रेट की, ये मॉलिक्यूल रोक देता है। तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, लेट होने लगता है, तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। शुगर एकदम से बढ़ती नहीं है भोजन के बाद। पर क्या होता है कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो चीज़ें हैं, जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ये गैस बनाने लगते हैं अतड़ियों में। तो कुछ लोगों को गैस का प्रॉब्लम इन दवाओं से होने लगता है। एक और दवा है जिसका इंजेक्शन हम पिछले 10-12 साल से दे रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा मॉडर्न मेडिसिन का चमत्कार है। जैसा एक हमने विचार किया, उसके बाद उस विचार को हाइपोथेसिस में कन्वर्ट किया, फिर उसको थ्योरी में लाया और दवा बना दी। और जो विचार आया था, जो थ्योरी में आया था, और वही का वही विचार और एक दवा के रूप में आ गया और असर भी बहुत चमत्कारी है, वो है जीएलपी एनालॉग। तो जीएलपी एनालॉग बहुत सारे अन्य नामों से उपलब्ध है। अभी इसकी कुछ दिनों में एक दवा भी आई है जो आप मुंह के रास्ते ले सकते हैं, इंजेक्शन
लोग चाहते हैं ना टीका नहीं लगाना, सब घबराते हैं टीका से, तो इन्होंने गोली बना दी इसकी। पर इस परिवार की भी दवा में शुरुआती दौर में आपको जब भी दिया जाएगा तो पेट भरा भरा लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा, गैस का प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को दस्त भी हो सकते हैं। पर प्रायः 100 में से 95 लोगों को ये समस्याएं एक हफ्ते में चली जाती हैं। इसको खाने की विशेष विधि होती है, वो डॉक्टर आपको बताते हैं, तो उनकी सलाह में रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी अगर इस तरह की दवा खाने से आपका पेट खराब होने लग जाए तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो दवा का परिवर्तन कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो आपकी मदद के लिए हैं। वो आपको जो भी दवा दे रहे हैं वो आपकी भले के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य तो एक यही होता है कि शुगर नियंत्रित हो। तो अब अपनी बात हो गई दवाओं के बारे में भी और डायबिटीज से होने वाले कारणों के बारे में भी। और कोई कारण है क्या जिसके कारण पेट हमारा खराब रहता है, हम मधुमेह के मरीज हैं और लंबे समय तक ये परेशानी हमें होती रहती है? देखिए, इसके अलावा आपका खान पान भी महत्वपूर्ण है कि आप बाहर की वस्तुएं कितना खाते हैं, होटलिंग कितना करते हैं, क्योंकि घर का जो सात्विक भोजन है, जो उसका तत्व है, जो उसका प्रेम है, वो बाहर के भोजन में नहीं मिलता। हमारे पूर्वजों का हमेशा से विश्वास रहा है कि जब तक अच्छी भावना से भोजन ना बने उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो खैर फिलोसफिकल बातें हो गई, पर बाहर के भोजन का ध्यान रखें। बहुत लंबे समय तक लगातार आप बाहर का भोजन करेंगे तो पेट तो खराब होगा ही। इसके साथ साथ पानी का ध्यान रखिए। पानी जो है, आजकल तो बोतल बंद पानी आता है तो उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं उठता। घर पर भी आप ढंग के फिल्टर का प्रयोग करें और पानी स्वच्छ जल लें, क्योंकि पानी से बहुत प्रमुखतः ये जितनी भी दस्त की बीमारियां हैं आपको सबको ही मालूम है, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर पानी का ध्यान रखें। सब्जियां वगैरह भी जो घर में आती हैं, खासतौर पे हरी सब्जियां, उनमें बिल्कुल बहुत साफ सफाई करके पकाने की विधि बनाएं, क्योंकि ये बाजार में होता नहीं, इसीलिए घर का भोजन सात्विक है और आपके लिए अच्छा है। तला भना गरिष्ठ भोजन, खास तौर पे जिनकी उम्र अब 70 के दूसरे भाग में है, 60 से आगे है, उनको खास तौर पर शाम के वक्त पे इस तरह का गरिष्ठ भोजन जो सुपाच्य नहीं है, जिसको पचाने में मेहनत करनी पड़ती है और आप कसरत नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो बात आती है कसरत की। अगर आप पेट अच्छा रखना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करें। आपको कम से कम 35-45 मिनट आपको पैदल चलना चाहिए। कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग तैरते हैं, कुछ लोग योग करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप कर सकते हैं और इसमें आनंद बटोरिए। अब बात आती है कि इतनी सारी चीज़ें अपन ने देख ली, फिर भी पेट खराब हो रहा है, तो ये क्या कारण हो सकता है? आपको अपने जीवन से तनाव हटाना होगा, क्योंकि हमारे मन में हम छोटे बच्चों जैसा करते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो आधे आधे नंबर के लिए लड़ाइयाँ करते थे और हमेशा फर्स्ट आने की आदत होती थी। प्रयास यही होता था कि सबसे ज़्यादा नंबर आए। पर कहीं ना कहीं हमारे बहुत से मित्रों में वो आदत अब 40 के पार हो गए फिर भी गई नहीं है। वो आदत तो जानी चाहिए। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, आप अपने काम को बहुत कर्तव्यनिष्ठ बनकर करिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाइए, पर तनाव को मत आने दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता है। तो ये जो चिता है इसको हम स्वयं निर्मित करते हैं। तो सबसे बड़ी चिता, सबसे बड़ी चिंता की जो चिता तैयार होती है वो है आपका पेट। क्योंकि पेट का आपकी सोच, आपके स्ट्रेस, आपके दिमागी भावनाओं का बहुत असर पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, शांत रहने का प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, फिर देखिए पेट भी अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रेशेदार चीज़ों का खाने में समावेश बढ़ाइए। क्या साबुत अनाज जो खाते हैं ना, जैसे मैदा ले लिया, मैदे से बनी हुई चीज़ें ले ली। हमें अगर आटे से बनी हुई चीज़ है और आटे की खली हमने नहीं हटाई है, इसके अलावा फल को के हम रस लेना पसंद करते हैं, जबकि साबुत फल लेंगे तो आपको रेशा भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, इससे आपका पेट भी साफ होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहेगा, शुगर में भी फायदा होगा और बहुत सारे अंगों में फायदा होगा। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। तो ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पेट अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे बहुत से मित्र मदिरा पान के शौकीन हैं। मैं मदिरा पान के लिए उनको मना नहीं करता। एक मैंने वीडियो बनाया भी था कि क्या डायबिटीज़ के मरीज मदिरा पान कर सकते हैं क्या। पर मदिरा पान का एक सबसे बड़ा नुकसान है
कि दूसरे दिन पेट खराब होने लगता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, प्रायः पर 100 में से मैंने देखा 70-80 लोगों के साथ तो होता है। तो जो ये पेट खराब हो जाता है, गैसेस बनने लगती हैं, मोशंस ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों का पेट भरा भरा लगता है, कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, उल्टी जैसा होने लगता है। ये भी मधुमेह के रोग के मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम करिए, साफ सुथरा भोजन लीजिए, तनाव कम करिए। दवा अगर कोई तकलीफ दे रही है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। इसके साथ साथ जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन करिए कि मदिरा पान और स्मोकिंग इस तरह की चीज़ें कम आपके जीवन में इसका समावेश हो, और विवेकपूर्ण तरीके से आप इनको अपने जीवन से अलग करके जीवन की चमक बनाइए। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।